और अब खबरें विस्तार से। हफ्ते के दूसरे दिन कारोबारी दिन बाजार दायरे में था। उतार चढ़ाव के बाद निचले स्तर से रिकवरी के साथ निफ्टी 18,580 और सेंसेक्स 16 अंकों की तेजी पर बंद हुए। कुल मिलाकर बाजार लगभग सपाट ही बंद हुए। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार में एक रेंज में कामकाज आज दिन भर देखने को मिला और ऑफ कोर्स इस रेंज को भी पॉजिटिव कहना चाहिए, क्योंकि बाजार में मंथली एक्सपायरी का हफ्ता चल रहा है और ऐसे में जहां पर एक्शन है या बाजार अपने लेवल्स को, इंडेक्सेस अपने लेवल्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी काबिल तारीफ है। निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स की अगर बात करें, दिन भर हमने वहां पर एक्शन जरूर देखा। बैंक निफ्टी एक समय लाल निशान के साथ ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी ज्यादा नजर आए। रिलायंस ने बाजार को एज यूजुअल संभालने का काम किया। इसके अलावा आईटीसी भी परफॉर्म कर रहा था। कुछ सरप्राइजिंग मूव्स हमने नाल्को, पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स में भी देखे, जहां पर हरे निशान के साथ मजबूती जरूर देखने को मिली। क्रूड का इंपैक्ट एमआरपीएल, चेन्नई मेट्रो जैसे स्टॉक्स में दिखा। आज दिन भर हरे निशान के साथ मजबूती जो है इन दोनों ही स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। पुलर्स ऑफ कोर्स रिलायंस के ठीक पीछे ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। वहीं गिरावट कहां हावी हो रही थी? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ बिकवारी हावी होती हुई दिखी। मिड कैप ऑटो की अगर बात करें, ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल लगातार फोकस में ही, ऑटो में लगातार हम देख रहे हैं काफी एक्शन है, लेकिन मिड कैप की ऑटो कंपनियां, ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी अब फोकस में आ चुकी हैं। हमने देखा फोर्स मोटर, जामना ऑटो, जेबीएम ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज नजर आया। और क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, मेटल, ऑटो, एनर्जी, आईटी जैसे स्पेसेस थे जहां पर एक्शन देखने को मिला, लेकिन सरप्राइजिंग है कि मेटल भी जो है वो अब तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब क्लोजिंग हुई, एक रेंज में कामकाज करने के बाद बाजार हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे, जो कि कामयाबी की निशानी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं एक रेंज बाउंड बाजार। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने की शपथ ली थी। उसके बाद अब 1 जुलाई से देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। कई एफएमसीजी कंपनियों और छोटी मझौली कंपनियों के एसोसिएशंस ने सरकार के सामने ये डिमांड रखी थी कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर जो बैन लग रहा है, उस पर जो डेडलाइन है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने आज एक नई प्रेस रिलीज जारी की है और साथ ही साफ कहा है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे भारत में बैन कर दिया जाएगा। इसके अंदर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, इम्पोर्ट किया जाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या किसी भी तरह का इस्तेमाल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, वो बैन होगा। ये अमल में लाया जाए, इसलिए राज्य स्तर पर भी और नेशनल लेवल पर भी कंट्रोल रूम्स तैयार किए जा रही हैं, एनफोर्समेंट टीम्स तैयार की जा रही हैं, ताकि कहीं भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल ना हो सके, श्योर किया जाए कि जो पोल्यूशन है वो ना बढ़े इन प्रोडक्ट्स की वजह से। एफएमसीजी कंपनियों ने भी कहा है, डाबर और अमूल ने हमसे साफ साफ बताया है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बेवरेज प्रोडक्ट्स जो वो बनाती हैं जिसमें प्लास्टिक स्ट्रॉ लगती थी, उसके लिए अब वो लोग ने पेपर स्ट्रॉ का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है ऑलरेडी अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके साथ ही जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर बैन लग रहा है, उसमें प्लास्टिक के जो कप्स बनते थे, पेपर बनते थे, यानी जितनी भी जो कटलरी बनती थी, प्लेट्स वगैरह, उन सब पर बैन लग रहा है। साथ ही अगर ईयरबड्स हैं उसमें जो प्लास्टिक का अगर स्टिक है उस पर भी बैन है। ऐसे ढेरों आइटम है, एक पूरी लिस्ट निकाली है सरकार ने जिन आइटम्स पर, जो सिंगल यूज़ आइटम्स हैं जिनसे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, उन पर बैन लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि एमएसएमईज और एसएमईज जो अब तक की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनके लिए भी कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे, ताकि वे कुछ जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के, उन पर शिफ्ट कर सकें या एक सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग की तरफ बिजनेसेस बढ़ सकें। गलत बयानी या भ्रामक विज्ञापनों को लेकर शिकायतों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 62% का इजाफा हुआ है। एएससीआई यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजिटल करेंसी के विज्ञापनों के खिलाफ मिली हैं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, बता रहे हैं ईटीना स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित।
गलत या भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी करी है और ये रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी कि साल 2020-21 में जो कंप्लेंट सरकार को मिली है एडवर्टीजमेंट को लेकर के उसमें 62% का इजाफा हुआ है। यानी कि ये वो एडवर्टीजमेंट है जो कि सही नियमों का पालन नहीं करते, ये ऐड मिसलीडिंग है या सही जानकारी नहीं मुहैया करा रही हैं। तो जो कुल शिकायतें सरकार को इन एडवर्टीजमेंट के लिए मिली हैं उसमें सबसे टॉप पर है एजुकेशन सेक्टर, उसके बाद में हेल्थ सेक्टर आता है और एक दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो को लेकर के भी यानी कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार को ज़बरदस्त शिकायतें मिली हैं और ये टॉप 5 में शामिल है। 400 से ज़्यादा शिकायतें डिजिटल करेंसी को लेकर के मिली हैं कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में गलत या भ्रामक जानकारियां दी हैं। एक और दिलचस्प बात यह है रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 42% का इजाफा हुआ है ऐसे एडवर्टीजमेंट को लेकर के शिकायतों में जिसमें सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। तो इन ऐड को लेकर के सरकार ने साफ तौर पर कहा, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ने साफ तौर पर कहा है कि 94% ऐड ऐसे हैं जिसमें या तो उनको दुरुस्त करना है या दी गई जानकारियों को ठीक करना है या ऐड को वापस करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कदम यहाँ पर ASCI के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन जो 5000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं वो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी में जो एडवर्टीजमेंट फिलहाल जारी किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और जिसको लेकर के लगातार एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल अपनी तरफ से कदम उठा रही है और लोगों से भी जागरूक रहने की बात करें कि वो अगर शिकायत करेंगे तो उनका निवारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके बेटे आकाश अंबानी को उनकी जगह बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने सक्सेशन प्लान को अमल में लाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रही है हमारी संवाददाता विनी मोतीवाला। रिलायंस जियो के बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने अप्रूव किया है आकाश अंबानी एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और इसमें बड़ी बात क्या आ रही है कि मुकेश अंबानी रिज़ाइन कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से, रिलायंस जियो के बोर्ड से वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ये है विद इफेक्ट फ्रॉम जून 27 और उनकी जगह पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आएंगे वो है पंकज मोहन पवार और ये भी वो टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट डायरेक्टर की प्लेस जून 27 से। उसके अलावा एक और जो अनाउंसमेंट आ रही है कि बोर्ड ने अप्रूव की हुई है अपॉइंटमेंट रमिंदर सिंह गुजराल की एंड KV चौधरी की एज एडिशनल डायरेक्टर्स एंड ये भी 5 साल के लिए ही है जून 27 से। सो इंटरेस्टिंग रीजिंग आ रहा है यहाँ पे रिलायंस जियो में। ये तो एक सक्सेशन प्लान हो रही है वहाँ पे और पहले से ही हम जानते थे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी स्पीयर हेड कर रहे थे जियो प्लेटफॉर्म को। तो फाइनली आकाश अंबानी अब बन चुके हैं चेयरमैन रिलायंस जियो में और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ये सक्सेशन प्लान कैसे आगे बढ़ती है, इन प्लेस आ रही है रिलायंस जियो की सक्सेशन प्लान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।